जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस के बारे में पढ़े थे। क्रिप्टोगैमस में हम आपको बताए थे कि ये ऐसे इसके अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिसका शरीर जो होता है वो जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। और फेनेरोगैमस में या कह सकते हैं कि ऐसे पौधे क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत जो जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता। वहीं फेनेरोगैमस जो थे वो ऐसे पौधे थे जिनमें बीज का निर्माण होता है, जिनका शरीर जो है वो जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। तो बारी बारी से इनका वर्गीकरण हम लोग को पढ़ना है, इनके टाइप पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे क्रिप्टोगैमस का वर्गीकरण। क्रिप्टोगैमस का वर्गीकरण। क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत आने वाले जो पौधे थे इनके अंदर क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। और इसलिए इसमें पहला जो टाइप था वो था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ये थैलोफाइटा जो होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले पौधे हैं, इनका शरीर जो है वो जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। और जब इनके शरीर में ना जड़ होगा, ना तना होगा, ना पत्तियां होगा, तो ये पौधे जो होते हैं वो एक मांस लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थैलीनुमा संरचना जैसा इस प्रकार के मांस लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के। तो ये मांस लाइक स्ट्रक्चर ना तो इसमें रूट है, ना ही इसमें लीफ है, और ना ही क्या है स्टेम है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जीवों का शरीर जो होता है वो थैलस के रूप में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। तो पहले इसके बारे में लिख लेंगे, छोटा छोटा है, 9th क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लिख सकते हैं इसके अंतर्गत आने वाले पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित भी लिखा जा सकता है, नहीं होता है। जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसे क्या, पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, कॉमा लगा कर लिखेंगे, इनका शरीर थैलस, थैलस होता है मांस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इसे थैलोफाइटा कहते हैं। इसलिए इसे थैलोफाइटा कहते हैं। पहला चीज है कि इनका शरीर जो है वो जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं है। और दूसरा जो है कि इनका शरीर किसके रूप में रहता है, थैलस के रूप में रहता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, किस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं उनका शरीर थैलस के रूप में होता है, तो वो कौन होता है, थैलोफाइटा होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इनके अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं उनमें संवहन बंडल का भी अभाव होता है। संवहन बंडल हम लोग दो प्रकार के पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनको हम लोग संयुक्त रूप से संवहन बंडल कहते हैं, और इस संवहन बंडल का भी इसमें क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में संवहन बंडल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं जाइलम एवं फ्लोएम, संवहन बंडल जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव होता है, अब ये जो थैलोफाइटा होता है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कई भागों में बांटते हैं। तो इसमें जो पहला भाग होता है उसको शैवाल, उसमें हम लोग शैवाल पढ़ेंगे, और एक लाइकेन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थैलोफाइटा का उदाहरण लिख सकते हैं जैसे करके लिखना है, शैवाल और लाइकेन। लाइकेन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले शैवाल हम लोग देखते हैं, शैवाल क्या होता है। पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद सवाल पढ़ाते हैं। हेडिंग डालेंगे सवाल।
शैवाल। ये जो शैवाल होते हैं ये पादप जगत, जो पादप जगत है उसका सबसे सरलतम जीव होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। जिसमें लिख सकते हैं यह पादप जगत का सरल जीव है, सबसे सरल जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। शैवाल जो होते हैं इनमें प्रचलन होता है और इनमें प्रचलन के लिए क्या होते हैं, फ्लैजिला मौजूद होते हैं। हम लोग सिलिया और फ्लैजिला पढ़ चुके हैं। इनमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं शैवाल में प्रचलन फ्लैजिला के द्वारा होता है। जनरली पौधे जो पादप प्रजाति होते हैं, पादप प्रजाति में प्रचलन की नहीं होती है, लेकिन फ्लैजिला के द्वारा प्रचलन किसमें होता है, शैवाल में होता है। और ये सबसे सरल जीव होते हैं, किसके, पादप जगत के सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म तो नहीं कह सकते हैं, अधिकांश सूक्ष्म होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। तो इनमें देख सकते हैं कौन क्या है। शैवाल को कई भागों में कई तरह के शैवाल होते हैं। इसमें से पहला जो आता है वो एक कोशिकीय शैवाल। एक कोशिकीय शैवाल जिनका शरीर जो होता है वो एक कोशिकाओं का बना होता है और इसका एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडीमोनास। दूसरा जो होता है वो बहुकोशिकीय शैवाल है। बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिनका शरीर एक से अधिक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और बहुकोशिकीय शैवाल का एग्जाम्पल जो है वो स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो शैवाल जो होते हैं वो ब्रांच भी होते हैं, शाखित भी होते हैं। और शाखित शैवाल का जो उदाहरण होता है वो क्लेडोफोरा होता है, क्लेडोफोरा। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट शैवाल जैसे लाल शैवाल जो होता है, लाल शैवाल से एगार प्राप्त होता है, एगार। और इस एगार का उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं या कई तरह की चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इसमें लिख सकते हैं संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम का मतलब होता है जनरली पादप प्रजनन के लिए हम लोग उत्तक संवर्धन पढ़े हैं और उत्तक संवर्धन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के एगार जैसे पदार्थों का संवर्धन माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये था शैवाल के बारे में कुछ चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो लाइकेन पढ़ना है। लाइकेन क्या होता है, ये कोई अकेला जीव नहीं होता है, ये दो अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के मिलने से बना होता है। एक तो शैवाल होता है और एक कवक होता है। तो शैवाल की जो कुछ प्रजातियां होती हैं वो कवकों के साथ मिल करके क्या करती हैं, विशेष प्रकार के संबंध बनाती हैं और उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सजीवता का संबंध कहते हैं। सजीवता का संबंध क्या करते हैं, सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब दो अलग अलग प्रकार के जीव, जब दो विभिन्न प्रकार के जीव जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए से क्या होते हैं, दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीविता का संबंध बोलते हैं। और उसी सहजीविता के संबंध का उदाहरण कौन होता है, लाइकेन होता है, जो शैवाल और कवक से मिलकर के बना होता है। तो देख सकते इसमें कि शैवाल की कुछ प्रजातियां कवकों के साथ मिलकर सहजीविता का संबंध। सहजीविता का संबंध का मतलब दो अलग अलग प्रकार के जीव जब साथ साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, लाभ पहुंचता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीविता का संबंध बोलते हैं। तो सहजीविता का संबंध बनाता है जिसे बनाते हैं, लिखिएगा, जिसे लाइकेन कहते हैं,
इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब ये लाइकेन कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं लाइकेन मुख्य रूप से पेड़ों के छाल, पुराने दीवार एवं पत्थरों पर या चट्टानों पर धब्बे के रूप में रहते हैं या दिखाई पड़ते हैं। ये जो होते हैं या तो पुराने पेड़ जो होते हैं उनके छाल पर मिलेंगे, पुराने दीवार पर मिलेंगे, या पत्थर जो होता है, चट्टान जो होता है उसके ऊपर बहुत सारा आप धब्बा देखते होंगे, दाग देखते होंगे। तो जो धब्बा या दाग का निर्माण होता है वो सब किसके द्वारा होता है, लाइकेन के द्वारा होता है। उसी के ऊपर कौन रहते हैं, लाइकेन रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लाइकेन में देखें, ये लाइकेन है मान लीजिए, तो लाइकेन जो है वो दो प्रकार के प्रजातियों के मिलने से बन रहा है। उसमें एक जो है वो कौन है, शैवाल है, और दूसरा कौन है, कवक है। शैवाल और कवक दोनों मिल करके लाइकेन का निर्माण कर रहे हैं। अभी जो शैवाल जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जबकि कवक जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल वर्ण क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो ये कवक क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, तो ये भोजन के लिए इसके ऊपर निर्भर रहता है। और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो जल होता है वो जल ग्रहण करने के इसके पास जड़ नहीं होते हैं। तो शैवाल क्या करता है, जल के लिए किसके ऊपर निर्भर रहता है, कवक के लिए। तो शैवाल जो है, कवक जो है वो शैवाल को क्या देता है, जल देता है और खनिज देता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और उसके बदले में शैवाल जो होता है वो कवक को क्या देता है, भोजन देता है। तो यहाँ पर क्या है, शैवाल कवक से क्या ले रहा है, जल और खनिज ले रहा है, और कवक क्या ले रहा है, भोजन ले रहा है। तो दोनों जीव जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। तो निर्भर है तो दोनों अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। और ऐसे संबंध जिसमें दो प्रकार अलग अलग जीव जो हैं वो साथ साथ रहते हैं और दोनों अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे संबंध को हम लोग सजीवता का संबंध बोलते हैं। और इसी संबंध का उदाहरण कौन होता है, लाइकेन, जो शैवाल और किससे मिलकर बना होता है, कवक से मिलकर के बना होता है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आता है दूसरा टाइप थैलोफाइटा के बाद वो आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसमें बताए थे कि इसके अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, नम एवं छायादार जगहों पर उगते हैं। जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर छाया होती है, वहीं पर इसके अंतर्गत आने वाले पौधे उगते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत आने वाले पौधे जो है वो ऐसे स्थान पर उगेंगे जहाँ पर जल और स्थल का मिलन होता है, जल और स्थल दोनों प्रकार चीज़ें मौजूद होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा बोलेंगे। और ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो जल और स्थल दोनों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग उभयचर भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत आने वाले पौधे नम एवं छायादार जगहों पर उगते हैं, नम एवं छायादार जगहों पर उगते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ उगते हैं, नम एवं छायादार जगहों पर उगते हैं। तो लिख सकते हैं इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसको अंडरलाइन करेंगे, पादप जगत का उभयचर को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं इनके अंतर्गत आने वाले कुछ पौधे जो होते हैं उनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित रहता नहीं होता है, या कह सकते हैं कुछ पौधों का शरीर जो है वो किसके रूप में रहता है, थैलस के रूप में रहता है। इसमें लिख सकते हैं इसके अंतर्गत आने वाले
पौधों का शरीर, कुछ पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है या थैलस के रूप में रहता है। थैलस के रूप में रहता है का मतलब है कि कुछ पौधों का शरीर जो पैराफाइट जो होते हैं उनका शरीर जो है वो जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आने वाले जो पौधे होते हैं इनमें भी समूहन, बंडल, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइटा के लिए। तो इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में संवहन मंडल का मतलब क्या होता है, जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित होता है। और इसके अंतर्गत आने वाले कुछ पौधों को अगर देख ले तो वो कौन कौन होते हैं। उसके पहले एक और पॉइंट है कि इनमें जड़ जो होता है वो काफ़ी रेशेदार टाइप का होता है और इनके अंदर के आने वाले जो जड़ होते हैं उसको हम लोग राइजोम कहते हैं। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत या इसमें, इसके पौधों में पाए जाने वाले, इसके पौधों में पाए जाने वाले जड़ को राइजोम कहा जाता है। मेनली जड़ जो होता है वो अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे तो जिनमें जड़ जो है वो धागे नुमा संरचना जैसा होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, इसके पौधे के एग्जांपल रिक्सिया होता है, रिक्सिया, मार्केसिया और मॉस। ये जो पौधे होते हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत के होते हैं, ब्रायोफाइटा के आने वाले होते हैं। तो इनमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। क्यों? क्योंकि ये नम एवं छायादार जगहों पर उगते हैं। दूसरा जो है कि इनमें संवहन बंडल जो होता है उसका अभाव होता है, जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो टाइप आता है वो आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित होता है। इससे पहले हम लोग देखें थैलोफाइटा में एकदम विभाजित नहीं हो रहा था। ब्रायोफाइटा में कुछ पौधे ऐसे थे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित था और कुछ का शरीर जो था वो थैलस के रूप में था। जबकि टेरिडोफाइटा होते हैं इनका शरीर जो होता है वो क्या होता है, जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित होता है। लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित होता है। इससे पहले जो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा पढ़े उसमें देखे हम लोग कि उनमें संवहन मंडल क्या था, अनुपस्थित था। लेकिन ये टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनमें संवहन मंडल क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इनमें संवहन मंडल उपस्थित होता है, संवहन मंडल उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये भी कहाँ पर उगते हैं, नम एवं छायादार जगहों पर उगते हैं जहाँ पर जल मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये नम एवं छायादार जगहों पर उगते
उगते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए जल के ऊपर निर्भर रहते हैं। अधिकांश पौधे जो होते हैं वो जल से दूर रहते हैं, स्थलीय होते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग, और दूसरा चीज़ है कि इनमें बीज का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग बीज रहित विकसित पौधा कहते हैं। विकसित पौधा इसलिए कहते हैं ये जल पर अपने जीवन यापन के लिए कम से कम क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। नम एवं छायादार जगहों पर उगते हैं, इसका मतलब ये नहीं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल के ऊपर निर्भर रहते हैं। अधिकांश जो होते हैं वो जल के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। बीज का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इन्हें बीज रहित का मतलब है बीज अनुपस्थित होना, बीज रहित विकसित पौधा कहते हैं। बीज रहित विकसित पौधा कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट था टेरिडोफाइटा के बारे में, इसको नोट करिए। एग्जाम्पल छूट गया, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे फर्न, नोट करिए। दूसरा जो वर्गीकरण था वो था फेनेरोगैमस क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बीज का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे वो पौधे को हम लोग किसके अंतर्गत रखे थे, फेनेरोगैमस को लिख रखे थे। इसमें लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। लिख सकते हैं इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेरोगैमस कहते हैं। इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। फेनेरोगैमस का वर्गीकरण, तो फेनेरोगैमस जो होते हैं इनको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटे हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, या इसको बोलते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीज। ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, लेकिन बीज जो होता है वो फल से घिरा हुआ नहीं होता। जनरली हम लोग देखे हैं कि जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं इनमें बीज का निर्माण होता है, लेकिन ये जो बीज होता है वो फल से घिरा हुआ नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग अनावृत बीजी या क्या कहते हैं, नग्न बीजी के नाम से जानते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में बीज फल से ढका नहीं होता है, फल से ढका नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इनका शरीर जो होता है, इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है, बटा हुआ होता है। इनमें आपको जड़, तना और पत्तियां तीनों मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो इनमें संवहन मंडल विकसित होता है, विकसित संवहन मंडल पाया जाता है। इनमें विकसित संवहन मंडल मौजूद होता है, मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं उनमें फूल का अभाव होता है। फूल जो होता है वो पौधा का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके जो प्रजनन में सहायता करता है, तो वही पार्ट जो फूल है वो मौजूद नहीं होता है। इसीलिए इनके अंदर फल का भी निर्माण नहीं होता है, क्योंकि फल जो है वो अंडाशय के परिपक्व होने से बनता है। तो फूल नहीं है तो अंडाशय भी इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए फल नहीं बनता है लेकिन बीज बनता है। जिसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं, इनमें फूल का अभाव
होता है, अर्थात फूल का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये सदाबहार बहुवर्षीय एवं काष्ठीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं। सदाबहार बहुवर्षीय, सदाबहार का मतलब होता है सालों भर हरा भरा रहने वाला, बहुवर्षीय का मतलब होता है जिसका जीवन काल जो होता है वो कई ऋतुओं का होता है, कई सीजन का होता है। और काष्ठीय का मतलब होता है जिनका तना जो होता है वो उसमें लकड़ी मौजूद होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले पौधे सालों भर हरे भरे होते हैं। इनका जीवन काल 2 या 2 से अधिक 3 या 2-3 सीजन या उससे अधिक सीजन का होता है। और इनमें क्या होता है, लकड़ी मौजूद होता है। तो इन सभी गुणों के आधार पर इस सभी को हम लोग क्या बोले, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो है कि इनको अनावृत बीजी या नग्न बीजी क्यों कहते हैं, या नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधों को किसमें रखा गया, तो जिम्नोस्पर्म में क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें फल जो बीज जो होता है वो फल से घिरा हुआ, फल से ढका हुआ नहीं होता है। तो इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी लिख लीजिएगा, जैसे साइकस एवं पाइनस, साइकस एवं पाइनस, नोट करिए। नेक्स्ट और लास्ट जो आता है वो आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनको हम लोग आवृत बीजी कहते हैं, आवृत बीजी। इसके बारे में समझते हैं। ये जो होता है वो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। हम लोगों के आसपास जितने भी पौधे होते हैं लगभग सब के सब पौधे जो हैं, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म के सदस्य होते हैं। ये हमारे आसपास जितने भी आपको पौधे दिखाई देते हैं वो लगभग सब के सब क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म के सदस्य होते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें लिख सकते हैं यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। दूसरा इसमें क्या है, तो जिम्नोस्पर्म में हम लोग देखे कि बीज का निर्माण हो रहा था लेकिन फल का निर्माण नहीं हो रहा था। इसमें क्या होते हैं, जो बीज होते हैं वो फल के अंदर मौजूद होते हैं, फल से ढके हुए होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं इनमें बीज फल के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। इसलिए इन्हें आवृत बीजी कहते हैं। ये आवृत बीजी के कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो मानव के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति एंजियोस्पर्म के पौधों द्वारा होता है। एंजियोस्पर्म के पौधों द्वारा होता है कहने का मतलब जो भी हम लोग औषधि के लिए, फल के लिए, फूल के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो पौधों के ऊपर निर्भर रहती हैं, कई प्रकार के लकड़ियाँ जिनसे फर्नीचर बनता है, ठीक है, उन सभी के लिए हम लोग किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, और एंजियोस्पर्म के ऊपर निर्भर रहते हैं। और इन्हीं से हमारी उन आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए कि इनमें भोजन भ्रूणपोष क्या होता है, एंडोस्पर्म। इसको जैसे पानी वाला नारियल देखे होंगे आप लोग, उसमें जो नारियल में पानी वाला भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। इनमें भोजन भ्रूणपोष एवं बीज पत्रों में क्या होता है, संग्रहित रहता है, बीज पत्रों में संग्रहित रहता है। ये बीज पत्र क्या होते हैं, जैसे चना है तो चना को अगर हम लोग तोड़े उसमें 2 दाल बाहर निकलते हैं, वो जो दाल बाहर निकल रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। और उसके अंदर क्या जमा रहता है, भोजन जमा रहता है, जिसका उपयोग हम लोग भी करते हैं। ये कह रहा है कि एंजियोस्पर्म के आने वाले पौधे उनमें भोजन कहाँ जमा रहता है, भ्रूणपोष और बीज पत्रों में जमा रहता है। अब ये जो बीज पत्र हैं इनकी संख्या अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है। कुछ पौधों में इनकी संख्या 1 होती है और कुछ पौधों में इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके आधार पर जो
बीजपत्रों की संख्या के आधार पर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको पुनः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो हेडिंग डालेंगे एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण, एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण, एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण। एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनको कितने भागों में, 2 भागों में। किसके आधार पर, बीजपत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं एक बीजपत्री, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन, इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज समय नहीं बचा, तब तक के लिए धन्यवाद।